मैं करंट और स्टैटिक जी के क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल कोसवाल प्रतियोगिता अकेडमी और वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। मेरी कल की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर बहुत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को से लेकर अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और आने वाले टाइम में मैं आपको करंट अफेयर्स की और वैल्यूबल जो एग्ज़ाम के लिए हैं उससे जो है उन करंट अफेयर्स की वीडियो से अवगत करा सकूं। ठीक है, अब हम आइए देखिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ इस बार भी आपके लिए, और आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में और अच्छे से लगेंगे, उम्मीद यही है। हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा जो है कि देश का पहला ड्रोन स्कूल खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? तो खोला जाएगा ये एमपी में। एमपी के कहाँ? ग्वालियर में ये खोला जाएगा साहब, एमपी में। ऐसा नहीं है कि एमपी में जो है क्या कहते हैं एक ही स्कूल खोला जाएगा। एमपी में 4 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? 4 ड्रोन स्कूल। और ड्रोन तो आप लोग आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है कि जो ड्रोन से परिचित नहीं होगा। ड्रोन से परिचित इसलिए नहीं होगा क्योंकि आजकल इसका स्कोप बहुत बढ़ गया है। इसका प्रयोग बहुत जगह किया जा रहा है, विवाह में किया जाता है। और टोही का मतलब होता है कि निगरानी के लिए किया जाता है, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो आज की डेट में ड्रोन का प्रचार इतना है, ड्रोन का प्रयोग इतना है कि अगर मेडिसिन से लेकर टेक्नोलॉजी तक और आदमी के जनजीवन तक भी ड्रोन पूरी तरीके से प्रभावी है। ड्रोन के बहुत बड़े फ़ायदे हैं, किसानों के लिए फ़ायदे हैं, फसलों के लिए दवाइयों का छिड़कना, और ये सब इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। देश में ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से सरकार द्वारा किया जा रहा है। और अगर हम बात करें, इस प्रकार की चीज़ें और हुई हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर इसमें 4 और खोले जाएंगे, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं हम। उद्देश्य ये है कि यहाँ के छात्र और छात्राओं को ड्रोन की टेक्नोलॉजी, ड्रोन का उद्देश्य और ड्रोन के महत्व से अवगत कराया जाएगा। एक तरीके से ड्रोन से संबंधित पढ़ाई होगी इन स्कूलों में। इसके अलावा ड्रोन से संबंधित हमने बहुत सारे काम किए। पहले ये देख लेते हैं ड्रोन कितने प्रकार के हैं भारत में, या कहीं पर भी ड्रोन कितने प्रकार के हैं। तो ड्रोन साहब 5 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। 5 प्रकार ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रकार इसमें तुम्हें याद करने, कुछ याद नहीं करने। एक जनरल सी बात समझ लीजिए। सबसे पहला प्रकार है नैनो प्रकार। नैनो के प्रकार के बाद है माइक्रो के बाद है स्मॉल, जैसे चलता है। स्मॉल के बाद मीडियम आता है, और मीडियम के बाद क्या आता है? लार्ज आता है, जिसको हम बिग कहते हैं। बिग कहते हैं, बड़ा ड्रोन। तो हम इसको एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए जान लो कि जो नैनो है, नैनो वाला जो है 250 ग्राम तक का होता है। बहुत छोटा होता है, बहुत 250 ग्राम तक का होता है। और बिग वाला जो होता है, बिग जो सबसे बड़ा होता है, ये लगभग 150 किलो तक का हो सकता है। कितने किलो का? 150 किलो तक का हो सकता है। ये 2 अलग से मैं तुम्हारे लिए जानकारी लाया हूँ, क्योंकि हो सकता है कि छोटे एग्ज़ाम और वनडे एग्ज़ाम में भी आजकल इस तरीके क्वेश्चन पूछे रहे हैं, लेकिन सिविल सर्विसेज और उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि पहले क्या पहला ड्रोन महोत्सव अभी हुआ है, ये रिसेंट में हुआ है। ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ है? प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और बहुत ही खूबसूरती के साथ। फिर उसके बाद एक और चीज़ है, पहला ड्रोन शो। इन चीज़ों में अंतर रखिए याद रखने के लिए। बिल्कुल ड्रोन महोत्सव और ड्रोन शो में क्या है? पहला ड्रोन शो हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। और इसी तरीके से हम बात करें तो देश का पहला ड्रोन मेला ये भी ग्वालियर में हुआ है। कहाँ हुआ है? ग्वालियर में हुआ है। और इसकी बात करें तो अभी जो हम आपको करंट के में ये क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसमें ये है कि पहला ड्रोन स्कूल कहाँ है, तो वो भी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। इसके अलावा 4 और एमपी में ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। चलिए हम आगे बात करेंगे। एमपी के बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन अभी समय नहीं है। धीरे धीरे जब हम पढ़ाएंगे इसी स्टैटिक जीके में, हम एक एक राज्य को उठाकर इस तरीके से हम पढ़ते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की संभावना पूरी है कि आने वाले एग्जाम में आपको दिखाई देगा। भारत की पहली मेडिकल सिटी या
मेडिकल सिटी या मेडी सिटी कहाँ पर खोली गई है? तो इसका राइट आंसर है पुणे। अब मैं ये बता देता हूँ है क्या। पहले तो ये देखते हैं हम इसका नाम क्या है। इसका नाम है इंद्रायणी। क्या नाम है? इंद्रायणी। इंद्रायणी मेडिकल सिटी, पहला नाम तो ये बात कर लेते हैं, इंद्रायणी मेडिकल सिटी। ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? पहले तो ये देखते हैं, इसके भीतर 24 अस्पताल होंगे। कितने अस्पताल होंगे? 24 अस्पताल होंगे। दूसरी बात करें, इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि अगर हम बात करें चिकित्सा अनुसंधान भी होगा इसके अंदर, चिकित्सा अनुसंधान भी होगा, चिकित्सा अनुसंधान भी होगा, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बनेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी बनेंगे, ठीक है। फिजियोथेरेपी भी होगी, फिजियोथेरेपी भी होगी। ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें मिलेंगी। एक ऐसा शहर, मतलब इसका मकसद एक है, एक ऐसा शहर विकसित करो, एक ऐसा शहर विकसित करो जिसमें सभी बीमारियों का इलाज और सभी प्रकार के रिसर्च हो सकें, सभी बीमारी व रिसर्च हो सकें। ऐसा शहर विकसित करना इसका एकमात्र उद्देश्य है। और आप लोग इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है कि भारत की पहली मेडी सिटी या मेडिकल सिटी कहाँ पर बनाई गई है? पुणे में बनाई गई है और इसका नाम है इंद्रायणी मेडिकल सिटी। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर को भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा? कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा साहब गुरुग्राम में। गुरुग्राम से सभी लोग परिचित हैं। गुरुग्राम ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम के बारे में लोग नहीं जानते हों। गुरुग्राम गुड़गांव था, असल में इसका नाम गुड़गांव था और गुड़गांव के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया है? गुरुग्राम कर दिया गया। कब किया गया है? इसका नाम किया गया 2016 में। 2016 में किया गया। क्यों किया गया है? कारण ये है कि ये कहा गया, जब इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का भाग है, इंद्रप्रस्थ कौरवों की राजधानी हुआ करती थी, इंद्रप्रस्थ कौरवों की राजधानी होती थी, तो इनके गुरु थे, गुरु का नाम आप सभी जानते हैं, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य ही जो है क्या कहते हैं, इस गुरुग्राम में रहते थे, इसीलिए गुरु का ग्राम। तो गुरु का ग्राम का मतलब हो गया गुरुग्राम। पहले इसका नाम गुड़गांव था, लेकिन अब इसका नाम वर्तमान में गुरुग्राम है। किसकी वजह से? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य का नाम इसमें बात किया गया। अब हम बात करते हैं कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है साहब कि प्राचीन, देखो दोस्तों बहुत अच्छी बात है प्राचीन, क्योंकि प्राचीन चीज़ों को हमें, प्राचीन व आधुनिक दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है, दोनों का समन्वय बहुत ज़रूरी है। प्राचीन व आधुनिक ज्ञान के समन्वय को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? समन्वय को बढ़ाना है। बात समझ रहे हो नहीं? प्राचीन और उसके ज्ञान के समन्वय को हमें बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। ये उद्देश्य है इसका, ये उद्देश्य है। अब चलो गुड़गांव के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। गुड़गांव जो है दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, बहुत नज़दीक है दिल्ली और बहुत डेवलप है, बहुत विकसित है। ये एनसीआर में पड़ता है। किस में पड़ता है? एनसीआर में। एनसीआर एक क्षेत्र बनाया गया है जिसके फुल फॉर्म है नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। क्या था इसका मकसद? मकसद ये था कि दिल्ली के आसपास के इलाकों को डेवलप करना, जिससे दिल्ली में भी डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश के भी नोएडा है, गाज़ियाबाद है, फरीदाबाद है। फरीदाबाद हालांकि हरियाणा का ही है, और गुड़गांव जो है, ये गुरुग्राम जो है ये भी है, और अलवर है, ये सब एनसीआर में आते हैं, ठीक है। तो एनसीआर है, लेकिन एनसीआर कब से बना? अगर एनसीआर के बारे में बात करें तो इसमें संविधान में इसके लिए संशोधन किया गया था। 69वां संविधान संशोधन, 69वां हुआ था 1991 में। 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ, और 69वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को एनसीआर में डेवलप किया जाए, ठीक है। उसके अलावा दो कन्फ्यूज़न होते हैं, एक तो 69वें में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है साहब, और एक होता है 61वें में। मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। आप 69वें और 61वें में अच्छे बच्चों से कन्फ्यूज़न होता है, हमसे भी होता है। तो 69वें संविधान संशोधन में मैंने तुम्हें बताया कि एनसीआर की बात की गई है, और 61वें में 61वें में 21 साल थी वोट डालने की उम्र। कितनी थी वोट डालने की उम्र? 21 साल थी, लेकिन घटाकर कितनी कर दी गई है? घटाकर 18 कर दी गई है। तो एग्जैक्ट याद रखेंगे। अच्छा, ये हुआ था 1991 में, ये भी याद रख लेंगे कब हुआ था 1991 में। ये 1 साल पीछे 2 साल पीछे 1989 में हुआ।
तो 1989 में 61वां हुआ है, 1990 में 69वां हुआ है, और इसमें 21 से घटाकर कितनी कर गई? आप वोट डालने का अधिकार व्यक्ति को 18 साल का है। यहीं पर हम कुछ और बात करें, कुछ एज हैं हमारे यहाँ जिनको हम बात करते हैं। सांसद एमपी 2 प्रकार के हैं साहब, एक तो लोकसभा के हैं और एक है राज्यसभा के। लोकसभा वाले की उम्र होती है 25 और राज्यसभा वाले की होती है 30। बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें हमारे यहाँ भी एमएलए होते हैं और कुछ राज्यों में एमएलसी भी होते हैं। किन राज्यों में होते हैं उनके बारे में बात करेंगे बाद में, जब किसी दिन इस तरीके का टॉपिक आएगा उसके कोड वर्ड आपको बता दिए जाएंगे। एमएलए के वोट डालने के निर्वाचन होने की उम्र है 25 साल और एमएलसी की भी होती है 30 साल। राष्ट्रपति हमारे यहाँ 35 साल में होते हैं। और वोट डालने की उम्र मैंने आपको बताई थी, वोट कब डाल सकते हैं? 18 में डाल सकते हैं। लेकिन अगर देखें स्थानीय निकाय, लोकल गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं ग्राम प्रधान, ऐसा नहीं है ग्राम प्रधान को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, मतलब पंचायती राज को लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो ग्राम प्रधान को चुनने की उम्र क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सब लोग याद रखेंगे। इसकी उम्र है 21 वर्ष। इसका मतलब वोट डालने के बाद 3 साल और तब आप ग्राम प्रधान के लिए एलिजिबल होंगे, योग्य होंगे। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें आप लोगों को बताना, बहुत अच्छे से बताएंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो जो पहला जो पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल, तो इसमें कई सारी चीज़ें। पहले तो हमें आपको गति शक्ति भी है, एक इसमें मल्टी मॉडल भी है, एक कार्गो भी है, एक टर्मिनल। कार्गो टर्मिनल एक ही बात है, टर्मिनल क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या है? झारखंड है। असल में झारखंड जो है रेलवे की आसनसोल डिवीज़न है। रेलवे की डिवीज़न होती हैं, उसमें एक आसनसोल डिवीज़न है, उसमें झारखंड है। और झारखंड में और यहाँ पर आसनसोल डिवीज़न में झारखंड का थापर नगर है। कौन सा जगह है? थापर नगर है। और थापर नगर में ही ये रेलवे का गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोला गया है। अब हम बात करते हैं आगे कि क्या है ये, क्या कैसे हैं। पहले तो बात करते हैं हम इसके बारे में, मल्टी मॉडल के बारे में। मल्टी मॉडल क्या होता है? मल्टी मॉडल ये होता है, पहले तो कार्गो के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे से चलते हैं तो कार्गो के बारे में बात करते हैं हम। कार्गो क्या है? कार्गो क्या होता था? कार्गो का मतलब होता है कि माल ढुलाई, सीधी बात है, माल ढुलाई। बस सीधी भाषा की बात करेंगे हम, इधर उधर जो किताबी भाषा को कम प्रयोग करते हुए। तो माल ढुलाई, कार्गो क्या मतलब? माल ढुलाई। तो ऐसा टर्मिनल का मतलब होता है स्थान, ऐसी स्थान जहाँ पर माल ढुलाई की जा सकती हो। क्या की जा सकती हो? माल ढुलाई की जा सकती हो, पहली बात। अब हम आगे बात करते हैं इसके बारे में और बात करते हैं। फिर उसके बाद मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल क्या होता है साहब? मल्टी मॉडल ये होता है कि जहाँ पर रेलवे, एयर और तीसरा रोड। देखो ट्रांसपोर्टेशन के 3 ही साधन हैं, एक तो रेल है, एक तो एयर है और एक है रोड। तो इन तीनों से ही माल का आवागमन हो सके, इसको मल्टी मॉडल कहते हैं। फिर आता है गति शक्ति। गति शक्ति क्या है? गति शक्ति पीएम गति शक्ति योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है इस बार के लिए। ये बजट में इसकी घोषणा करी थी हमारी वित्त मंत्री साहिबा क्या कहते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने, कि पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। असल में पीएम गति शक्ति योजना एक योजना चलाई थी इन्होंने NIP 2019 में। हालांकि वो कोरोना से लड़ने के लिए और भारत को क्या कहते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए इस योजना का आविर्भाव हुआ था। आविर्भाव का मतलब होता है कि बनाई गई थी और चलाई गई थी, शुरुआत हुई थी। असल में आविर्भाव का मतलब होता है शुरुआत। तो NIP पहले मैं NIP के बारे में बात बता देता हूँ। NIP क्या है? NIP है नेशनल NIP के बारे में बात कर रहे थे हम। NIP क्या है? NIP है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये सरकार के द्वारा चलाई गई 2019 में एक योजना थी। इसमें यह कहा गया था कि अगर हम 100 लाख करोड़ का लगभग इन्वेस्टमेंट करें, 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन बन सकती है। 5 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकती है। लेकिन अब ये वाली बात आती है किस किस सेक्टर में इसको करें। तो इसका उस समय भी बताया गया था, लेकिन इसका ही एक प्रतिरूप या रूप कह सकते हैं, वह है पीएम गति शक्ति। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पीएम गति शक्ति योजना है या NIP है, NIP की कोई भी आदमी इस बात को मैं जो बता रहा हूँ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन,
तो पाइपलाइन का यहाँ कोई संदर्भ पाइपलाइन से नहीं निकालेगा। पाइपलाइन का मतलब होता है रास्ता, काम करने का रास्ता। तो इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं काम करने का रास्ता, जिससे जो है क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके या कोई काम किया जा सके। तो दूसरी चीज़ हम बात करते हैं इसके बारे में, एनआई की बात, पीएम गति शक्ति योजना के, पीएम गति शक्ति योजना, इसमें कितने सेक्टर हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये भी 100 लाख करोड़ की योजना है, लगभग 100 लाख करोड़ की योजना है। कितने, तो 7 कारक हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 7 कारक आपको याद करने हैं हर हाल में, जो 7 इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट करना है। तो सबसे पहला सड़क, दूसरा रेलवे, 3 तो है ही हमने आपको बताएं, तीसरा एयर, ठीक है, फिर उसके बाद माल परिवहन, उसके बाद है जलमार्ग भी तो हैं जिनको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, जलमार्ग भी हैं। तो कौन से हैं, जलमार्ग को भी डेवलप करने की बात कर रहे हैं हम। लॉजिस्टिक इंफ्रा और पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह को डेवलप करने की कोशिश करेंगे इसमें, और इसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कितने कारक बताए मैंने साहब, 7 मैंने, अब दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम। सबसे पहले रोड, फिर उसके बाद है रेलवे, ठीक, फिर उसके बाद आता है एयरपोर्ट, ठीक, फिर उसके बाद आता है माल परिवहन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, अगला आ जाता है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसके बाद आ जाता है पोर्ट। तो देखें 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा रह गया भाई, सड़क हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, माल परिवहन हो गया, हाँ एक रह गया जलमार्ग, वाटरवे होते हैं ये। वाटरवे जानते हैं, इलाहाबाद से हल्दिया तक का सबसे बड़ा वाटरवे है। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, आज तो खैर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका किया जाएगा। तो ये जो हमने बताया आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। तो कुल मिला के बात करेंगे तो ये जो थापर नगर कहाँ पर, थापर नगर आसनसोल में, जो क्या कहते हैं झारखंड में खोला गया, आसनसोल डिवीज़न के थापर नगर में किया गया है। तो इस तरीके से अगर, हाँ और एक और बात बताएंगे, इस पीएम गति शक्ति योजना के तहत 2022 के में, ऐसे करते हैं, 3 साल के भीतर सरकार का उद्देश्य लिख ले, 3 साल के भीतर 100 कार्गो टर्मिनल बनाने, कितने टर्मिनल बनाने, 100 कार्गो टर्मिनल बनाने हैं इस बजट से लेकर। 100 कार्गो टर्मिनल का प्रोजेक्ट है इसी प्रकार के, तो पहला बन चुका है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा तेज़ बताएंगे। तो इसके अलावा रिवर मल्टी मॉडल भी बनाए गए हैं भारत में, रिवर मल्टी मॉडल जो नदी से संबंधित हैं। अच्छी बात है कि 2 मल्टी मॉडल बने अब तक, और दोनों के दोनों गंगा नदी पर हैं। तो सबसे पहला है बनारस में, कहाँ पर है, कहाँ पर है, गंगा नदी पर है, बनारस में पहला मल्टी मॉडल बनाया है। और दूसरा है साहिबगंज, झारखंड, ये भी कौन सी नदी पर, गंगा नदी पर। ये दोनों के दोनों रिवर मल्टी मॉडल नदी पर बनाए गए जो है क्या कहते हैं मल्टी मॉडल है। मल्टी मॉडल का मतलब समझते हो, जहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ों को उपभोग किया जा सके, जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के मामले में। अगले क्वेश्चन आते हैं। आईआईटी हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए एक स्मार्ट वेंटिलेटर बनाया है। तो इसका आंसर है जीवन लाइट। कैसा है जीवन लाइट? इसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि इसे एप्लीकेशन के माध्यम से चलाया जा सकता है, स्मार्ट है ना। ये बैटरी भी है इसके अंदर लगी हुई, बैटरी भी लगी है। इसका फ़ायदा क्या है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमण से बचाएगा। क्या करेगा? स्वास्थ्य कर्मचारियों को संक्रमण से बचाएगा। और इसकी कीमत बहुत वेंटिलेटर से बहुत कम है, और स्मार्ट होने की वजह से ये ज़्यादा चर्चाओं में है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है किसने बनाया? आईआईटी हैदराबाद ने। यहीं पर एक क्वेश्चन और याद कर लिए, भारत के बाहर का मतलब विदेश में पहली आईआईटी की स्थापना यहाँ की जा रही है। तो ये की जा रही है यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। एक फैक्ट आप लोग ये याद कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ? ढाका, दिल्ली। नहीं, देखिए इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होगी, इसको काट देंगे हम पूरी तरीके से, कोई एक ऑप्शन काट देंगे। ये वर्चुअल हुआ है। क्या हुआ? वर्चुअल हुआ है। ये क्या हुआ? वर्चुअल हुआ है, ये कहीं पर जाकर नहीं हुआ। ये थोड़ी सी लिखने में मिस्टेक हो गई। चलिए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं, बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक है क्या? बिम्स्टेक BIMSTEC, बिम्स्टेक एक संगठन है जो कहाँ पर है? इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑन मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, ये बना था 6 जून
1997। अच्छा, बनने का कारण क्या था? बनने का कारण ये था कि साहब इसका कि ये इसलिए बनाया गया था कि बंगाल की खाड़ी के देशों को लिया जाएगा। तो जब शुरुआत में ये बना था तो इसका नाम था बिस्टेक। क्या था? बिस्टेक। तो B4 हो गया बांग्लादेश, बांग्ला। I4 हो गया इंडिया। S से हो गया श्रीलंका, श्रीलंका। T से हो गया थाईलैंड, थाईलैंड। और इकोनॉमिक कॉरपोरेशन EC से हो गया इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। लेकिन कुछ दिन बाद इसमें म्यांमार आ गया। म्यांमार बोला साहब मुझे भी एंट्री दो, तो बोले चलो तुम एंट्री दे देते हैं साहब, तो अब इसका थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, तो M और डाल दिया, बिम्स्टेक हो गया। तो अब इसमें कितने देश हो गए? पहले कितने था? एक कौन? बांग्लादेश, दूसरा इंडिया, तीसरा हो गया इसमें म्यांमार, चौथा हो गया श्रीलंका, पाँचवा हो गया थाईलैंड। अब इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऐसे ही रहा। लेकिन कुछ दिन बाद वो नेपाल और भूटान भी कहने लगे साहब हम बंगाल की खाड़ी में तो है नहीं, लेकिन आपके सहयोग करते हैं और हमारा माल भी बंगाल की खाड़ी से ही आता है सारा, तो फिर क्या करा जाए? तो बोले साहब नेपाल और भूटान को भी शामिल करो। लेकिन समस्या ये थी कि इसका किस तरीके से नामकरण किया जाए, तो इन्होंने फिर इसकी फुल फॉर्म इस तरीके से कर दी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है। अच्छा, ये मीटिंग होने वाली थी असल में श्रीलंका की अध्यक्षता में हुई। किस में हुई? श्रीलंका की अध्यक्षता में। असल में इसका अध्यक्ष हमेशा वही होगा जहाँ पर मीटिंग होगी। तो कोलंबो में होनी थी, कोलंबो घोषणा होनी थी, कोलंबो में होनी थी, कोलंबो में प्रस्ताव था, लेकिन इसको वर्चुअल किया गया। तो इसका मतलब ये है कि किसकी अध्यक्षता में हुई? अब भी कोलंबो की अध्यक्षता में हुई। अब अगली वाली कब होगी? इसके हर साल मीटिंग होती है। तो 2023 में किसकी होगी साहब? तो 2023 में इस बार अध्यक्ष रहेंगे हमारे थाईलैंड। कौन रहेंगे? थाईलैंड। इसका महत्व इस समय बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि सार्क कंट्री हैं, सार्क के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सार्क कंट्री हैं, तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। तो सार्क की स्थापना के बाद से जो है क्या कहते हैं, उसमें पाकिस्तान से भारत के जो है क्या कहते हैं आतंकवाद को लेकर जो क्या कहते हैं संबंध या कूटनीतिक रिश्तों में अच्छाई नहीं रही है अब थोड़ा सा, तो उसी के चलते हुए सार्क का महत्व अब कम हो गया है। तो बिम्स्टेक का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दोनों ही भारत के पड़ोसी देशों का संगठन है। ठीक। अब इसके बारे में बात करें तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका। कहाँ हेडक्वार्टर है? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ढाका है। ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी, बिम्स्टेक बना था ये, तो इसकी स्थापना बिम्स्टेक में 1997 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1997, 6 जून 1997। ये सारी बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे पास ये बातें आती रहेंगी, हर बार एक संगठन पढ़ाते रहेंगे, तो हम जो है क्या कहते हैं आपको ये सब बात बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन, 17वां G20 शिखर सम्मेलन। G20 क्या है? सॉरी, ये G20 है, यहाँ पर 20 लिख लेना। G20 शिखर सम्मेलन है, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। G20 है, G20 शिखर सम्मेलन है ये। G20 के बारे में हम बात करते हैं। तो G20 क्या है? G20 जो है क्या कहते हैं 20 देशों का, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़, 20 देशों का, 20 देश नहीं है, पर इसमें एक देश है 19 और एक है यूरोपियन यूनियन। इनका संगठन है। ठीक है, इनका संगठन है। ठीक है, 19 देशों का एक संगठन है जिसका नाम है G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो इस बार जो होना था 2022 का, वो होना था बाली किसमें? इंडोनेशिया। ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या है 20 कंट्रीज़ का? 20 कंट्रीज़ में डेवलप कंट्री, विकसित और डेवलपिंग दोनों हैं। ये बात याद रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आता है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ या G20 में कितने लोग, कौन कौन शामिल हैं, तो डेवलप प्लस डेवलपिंग दोनों को मिला के बनाया गया है। कब बना था? इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में। कहाँ हुई थी? वाशिंगटन में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि इसमें 2 लोग भाग लेते हैं, याद रखना, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी देश के, जो इसका सदस्य देश है 20 देशों के, और साथ में वित्त मंत्री के साथ साथ कौन देते हैं? केंद्रीय बैंक के गवर्नर। जैसे भारत में केंद्रीय बैंक का RBI, उसके गवर्नर भाग लेंगे। केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंक के गवर्नर इसमें भाग लेते हैं। इसकी मीटिंग क्या होती है? इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका जो है क्या कहते हैं वहीं होता है जहाँ इसकी मीटिंग होती है। तो इस बार इसका हेडक्वार्टर कहाँ? 2022 का इंडोनेशिया। 2023 में इसकी मीटिंग कहाँ होने वाली है? तो इसकी 2023 में मीटिंग होने वाली है भारत, नई दिल्ली। कहाँ होने वाली है? भारत। तो इसका अध्यक्ष कौन हो गया इस बार? भारत। इसीलिए जो हमारे विदेश सचिव थे हर्षवर्धन श्रृंगला,
कौन थे? हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला को G20 का समन्वयक बनाया है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि याद रखेंगे, G20 का समन्वयक बनाया है। कौन सा? 2023 का। तो याद रखेंगे 2023 में मीटिंग कहाँ होने वाली? भारत में होने वाली है। और G20 का समन्वयक किसको बनाया गया है? हर्षवर्धन श्रृंगला को बनाया गया है। अब एक और एक यहीं पे 2023 से भी याद कर लिया आपने, 2024 भी याद कर लो। 2024 की मीटिंग होगी ब्राज़ील। कहाँ होगी? ब्राज़ील। ठीक है। अच्छा, ये बना था 1999 में और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 2008 में। तो 2008 में पहली मीटिंग भी वाशिंगटन में हुई थी। वाशिंगटन को आप जानते हैं यूएसए की क्या है? राजधानी है वाशिंगटन DC। ठीक है, तो वाशिंगटन DC में इसकी मीटिंग हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण से मैं हर दिन आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण पूरे साल का होता है और उसको पूछा जाता है। बजट से एक दिन पहले इसकी प्रस्तुति की जाती है। और आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? जब बजट के बारे में बात करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, ये लिखा हुआ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की GDP, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, -7.3 है। ये याद रखेंगे, माइनस है, ये प्लस नहीं है, माइनस है। क्योंकि देखो, आपको पता ही है कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में स्थिति बहुत ही भयावह रही। उद्योग धंधे ठप हो गए, सोशल डिस्टेंसिंग और ऐसे ऐसे शब्द थे जिनका जो कभी पहले नहीं सुने थे, जो नए आए थे कोरोना में। तो -7.3 इसकी GDP रही है। GDP क्या होती है किसी देश की? एक साल का मतलब होता है विद इन फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंतर अंतिम उत्पादित वस्तु। अंतिम उत्पादित का मतलब जो लास्ट प्रोडक्ट हो चुकी हैं वो, और प्लस सेवा सर्विसेज को जोड़ दें तो वो पूरे साल की GDP हो जाती है। तो ग्रोथ रेट कितनी रही? तो ग्रोथ रेट -7.3। इसका मतलब हम घटे थे उस समय में। ये आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। और हमेशा आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं रोज़ आर्थिक सर्वेक्षण का एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा। अब बात करते हैं हम, ये 2020-21 की थी, 2021-22 की थी, -7.3। इसने आर्थिक सर्वेक्षण ने और बताई हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसके बाद जो होगी वो +9.2% से भारत की ग्रोथ होगी। किससे होगी? +9.2% से बाद ग्रोथ होगी। और उसके बाद 8 से 8.5% मतलब 2022-23 के अनुसार, 23 में ऐसे मान के चलो 2022 से ऊपर बढ़ेगी 9% के आसपास, और 2023 में जो हमें दिखाई देगी वो 8 से 8.5% पॉजिटिव रहने का है। नेगेटिव सिर्फ कोरोना काल में हमारी इकॉनमी हुई थी। ठीक है, अगला आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इस इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ मैं आपको कई सारी जानकारी दूंगा। ये पहले तो इसका देखते हैं हम। सेबी ने बनाया। किसने बनाया? सेबी। अच्छा, इसको लिखा भी कुछ, बनाया भी ऐसी है। सारथी को यहाँ पर रुपए वाला बनाया है। सारथी ऐप में कौन सा बनाया? रुपए वाला बनाया, SAARTHI करके सारथी मोबाइल ऐप बनाया गया सेबी द्वारा। तो सारथी मोबाइल ऐप है क्यों? ये भी बात आती है किस उद्देश्य से बनाया। उद्देश्य ये है कि एक प्रतिभूति होती हैं, आप जानते होंगे प्रतिभूति का मतलब होता है सिक्योरिटीज़। सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं? छोटे शब्दों में समझो कि सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जो पैसा ना होकर पैसे की पूर्ण गारंटी होती है। एक कागज़ का ऐसा टुकड़ा जिस पे लिखा होता है पैसे की। अच्छा, एक चीज़, एक सीधी बात बता देता हूँ जो बहुत आसान है, सभी लोग जानते हैं। LIC बॉन्ड को आप सब लोग जानते हैं। LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको सबको जो लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड देती है ये, जिसमें हमसे हर महीने किस्त भरवाती है और उस बॉन्ड में ये लिख देती है कि साहब 20 लाख का बीमा है, या किसी का 15 लाख का, किसी का 10 लाख का। तो LIC का ये जो बॉन्ड है ये भी एक प्रकार की प्रतिभूति है। तो इसमें शेयर्स आते हैं, डिवेंचर आते हैं, विकास पत्र आते हैं, ये सब सिक्योरिटी होती हैं। तो सिक्योरिटीज़ की बेसिक जानकारी, प्रतिभूति की बेसिक जानकारी के लिए ऐप बनाया है। इसको डाउनलोड करके जानकारी के लिए बनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसने बनाया? ये है सेबी ने बनाया है। सेबी क्या है? जानकारी के लिए बनाया गया है। यहाँ तक ये बात खत्म हो सकती है। इसको आसानी से समझ सकता है आम आदमी भी, कोई परेशानी नहीं है। इन्वेस्टर, विशेष तौर पर जो निवेशक होते हैं उनके लिए बनाया गया। अब हम बात करते हैं सेबी। सेबी क्या है? सेबी की फुल फॉर्म लिख लें पहले तो हम, सुन लें। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सेबी है। सेबी 1988 में स्थापना हुई थी। कैसे हुई थी? एक अध्यादेश द्वारा। अध्यादेश अभी मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ, आज बताएंगे अध्यादेश को भी। एक अध्यादेश द्वारा हुई थी 1988 में, लेकिन फिर इसे कानूनी मान्यता मिली 1992 में।
1992 के एक्ट से। तो क्वेश्चन यही आता है कि सेबी का एक्ट कब बना। स्थापना भले ही 88 में हुई, लेकिन इस एक्ट कब बना है इसका, 1992 में इसका एक्ट बना है। तो इसको हम याद ध्यान रखेंगे, 1992 के एक्ट से बनी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं जो एक्ट से बनती हैं, उसको हम कहते हैं विधिक। ये भी याद रखेंगे आप, जो किसी प्रकार के एक्ट से बने, जैसे कि सीबीआई भी एक्ट से बनी है, सेबी भी एक्ट से बनी है, इडा ये है एक, ये भी एक्ट से बनी है। तो एक्ट से जो बनेंगी वो होती हैं विधिक। जो संविधान में लिखी हैं वो हो गई संवैधानिक, जो संविधान में लिखी है संवैधानिक। या जो किसी मंत्री या किसी मंत्रालय द्वारा की जाती हैं, शुरू की जाती हैं, उन्हें कहते हैं कार्यकारी संस्था। क्या कहते हैं, कार्यकारी संस्था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। तो जो एक्ट से बनती हैं वो विधिक होती हैं, जो संविधान में लिखी है संवैधानिक, और जो किसी मंत्रालय द्वारा या मंत्री द्वारा शुरू की जाती है उसको कहते हैं हम कार्यकारी संस्था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी के बारे में इतनी बात हमने आप लोगों को बता दी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय। तो पहली महिला अध्यक्ष हैं इसकी, याद रखेंगे, माधवी पुरी विच, महिला है ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस बार के लिए। ठीक है, ये हमने सेबी के बारे में बात करा। हाँ, सेबी और काम भी करती है, शेयर मार्केट का भी, सेबी का एक्सचेंज मतलब शेयर मार्केट का भी देख रेख किसी के बारे में होती है, कंपनी लिस्टेड करनी होती है, बीएसई एनईसी, इन पर, तो ये सब सेबी द्वारा किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और, अभी इस समय में बड़ी अच्छी चल रही क्रिप्टो करेंसी। कौन सी होती है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी की देख रेख भी आने वाले समय में सेबी को ही दी जाएगी, जब क्रिप्टो करेंसी भारत में मानक रूप से आएगी। अगला क्वेश्चन आता है 10वां क्वेश्चन। हाँ, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, एक किताब भी हम आपको बताया करेंगे, और किताब इंपॉर्टेंट है, ऑन बोर्ड्स माई ईयर इन BCCI बुक। ये किसने लिखी है, ये लिखनी है रत्नाकर शेट्टी ने। किसने लिखी है, रत्नाकर शेट्टी ने। देखिए, अब हमारी क्लास ख़त्म हो रही है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। कल वाली क्लास भी मेरी बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसी इस प्रकार की बहुत सारी वीडियो को आपको देता रहूँगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वैल्यूबल होंगी। धन्यवाद।